वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, उसकी हमने देखा था इतिहास, किस तरह से उसका इतिहास शुरू होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे उसका जन्म हुआ, वो सारी चीजें हमने वहां पे देख ली थी। और हमने उनके युगों की बात भी की थी कि कब कौन सा युग चला, है ना, यंग फेज, मैच्योर फेज, वो सारी बातें की थी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे हम समाज के बारे में कि ये समाज होता क्या है। आप यहाँ पे खड़े हैं सिंगल, अकेले, आपके साथ एक और व्यक्ति आया, एक और व्यक्ति आया, ऐसे आते गए एक्स वाई जेड, ऐसे आते गए और फिर क्या बनता गया? आपका एक समाज बनता गया। आप जिस समाज में रहते हैं उसका नाम मान लीजिए ए है। ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं उसका नाम मान लीजिए बी है, और कोई चाइना में रहता है तो उसके समाज का नाम सी है। इस प्रकार से अलग अलग समाज के बारे में हम जानते हैं, और यही समाज हमको क्या करता है? ये करता है हमको इन्फ्लुएंस। इसी समाज का क्या पड़ता है? हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सामाजिक मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा कौन सी है? एक शाखा है आपकी सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, कि इसमें हम क्या बात करते हैं कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है ना, उसका व्यवहार, इस पर्सन ए का व्यवहार, ठीक है, ये किससे प्रभावित होगा? ये प्रभावित होगा किसी दूसरे व्यक्ति बी से या फिर उसके समाज से। ठीक है, यानी कि एक पर्सन ए का व्यवहार किससे प्रभावित हो सकता है? बी से या उसके समाज से। इसी की हम बात करेंगे हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। चलिए मान के चलते हैं समाज, देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। मान के चलते हैं कि आपको बोला है, एक आपको कविता याद करनी है और कविता याद करके आपको सुनानी है। ठीक है, एक कविता सुनानी है पर्सन ए को। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे? इसको आप आसानी से सुना देंगे। कविता याद किया आपने और फिर ये पर्सन ए को आप सुना देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, या मान के चलिए 500 लोग बैठे हैं, तो यहाँ क्या हो गया? एक श्रोता का समाज निर्माण हो गया, है ना। श्रोता गणों का क्या हो गया? एक छोटा सा समाज, समूह, समूह नहीं, एक समाज निर्माण हो गया। ठीक है, और वो क्या करेंगे? वो आपको, आपकी कविता को सुनेंगे। तो अब क्या होगा? जब वो आपकी कविता सुनेंगे तो आपके क्या होगा? आपके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भय की अनुभूति होगी, इतने सारे लोगों के सामने हमको गाना गाना है या कविता सुनानी है। उसी के साथ साथ आपके विचारों में भी क्या होगा? बदलाव होगा कि इन लोग क्या करेंगे? अब आपको जज करना स्टार्ट करेंगे, ये भी आपके मन में आ सकता है, या कोई आपकी बुराई करेगा, या आप कितना गंदा गाना गाते हैं या कविता सुनाते हैं। ये सब क्या होगा? जैसे ही आपने क्या किया, आप सिंगल एंटिटी से, है ना, एकल व्यक्ति के जब आप सुना रहे थे, जैसे ही आप समाज में एंट्री करते हैं तो क्या होता है? आपकी विचार, ठीक है, आपका व्यवहार और आपका संवेग, ये सब क्या होता है? ये सब आपका बदल जाता है। अकेले जब कविता सुना रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप समाज में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? ये सारी चीजें आपके लिए चेंज होने लगती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, किससे? समाज से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या हुए? आप समाज से प्रभावित हुए। ठीक इसी प्रकार आप भी क्या करते हैं? जो दूसरे लोग भी हैं समाज में, उनको क्या करते हैं आप? उनको भी आप प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से ए पर्सन बी के द्वारा प्रभावित होता है, उसी प्रकार से बी पर्सन जो है वो भी ए से प्रभावित होगा। ए सी से होगा तो सी भी ए को करेगा। इस प्रकार से अनगिनत लोग हैं हमारे समाज के अंदर, तो सब क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं, है ना, एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और उनको करते भी हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? ये हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। तो जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो यही सब देखते हैं कि कौन किसको प्रभावित कर रहा है, क्या क्या सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे उन लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसी सामाजिक प्रभाव, इसी सोशल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, प्रभाव, इसी सामाजिक प्रभाव के कारण क्या होता है? हमारा बन जाता है एक दृष्टिकोण। ठीक है, सामाजिक प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? हमारा बन जाता है एक दृष्टिकोण। ठीक है,
या इसे हम क्या कहेंगे, या हमारा बन जाता है एक एटीट्यूड ना। ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि उसने मुझे नहीं देखा तो मैं भी उसकी तरफ नहीं देखूंगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है अभिवृत्ति की। ठीक है, आप क्या निर्माण कर लेते हैं, आप अपने जन्म से लेके धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप क्या निर्माण कर रहे हैं, आप एटीट्यूड निर्माण करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से दृष्टिकोण रख रहे हैं, जिस प्रकार से आप प्रभावित होंगे उस प्रकार से आपकी क्या निर्माण होती चली जा रही है, आपकी अभिवृत्तियां निर्माण होती चली जा रही है। और फिर ये अभिवृत्तियां इतनी निर्माण हो जाती हैं कि अंत में जाके आपके क्या कर देती हैं, ये आपके व्यवहार में भी परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए अब क्या होता है, अब आप मिलते हैं किसी एक और पर्सन से जिसका नाम है अजीत। अजीत नाम के एक पर्सन से मिलते हैं आप जीवन में पहली बार। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अजीत नाम के पर्सन से मिले, आपने क्या किया, यहाँ पे उसको देखेंगे, उसके हाव भाव देखेंगे और फिर क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या वो मदद करता है दूसरों की या मदद नहीं करता है, क्या वो गुस्सैल है ना। हम उसके गुण और अवगुण की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या वो मदिरापान करता है, हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। ठीक है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में क्या करते हैं, हम अजम्पशन करते हैं, है ना, कि शायद ये व्यक्ति इस तरह से दिखता है तो ये ऐसा करता होगा, या इस प्रकार की चीजें हम क्या करते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं। शायद ये नहीं भी करता हो लेकिन हम क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका छवि निर्माण, यानी कि आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन। मतलब अजीत नाम के व्यक्ति का इंप्रेशन आपके समक्ष किस प्रकार से होगा, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें होंगी किसके अंदर, ये सारी बातें होंगी आपके छवि निर्माण के अंदर। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ये जानने की क्या होती है, हमको उत्सुकता होती है कि कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति वाई इस प्रकार से क्या कर रहा है, व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे आप जा रहे हैं और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक पति अपनी पत्नी को क्या कर रहा है, यहाँ पे मार रहा है या पीट रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे मारपीट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये जानने की उत्सुकता हो जाएगी यहाँ पे कि वो क्यों कैसा कर रहा है, उसका जो पति है पत्नी को क्यों पीट रहा है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, आपको ये भी उत्सुकता रहती है, या क्या वो पति हमेशा उसको ऐसा मारता है, या फिर आज कुछ विशेष है इसलिए उसकी पिटाई हो रही है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब आपकी उत्सुकता निर्माण हो जाती है और आप फिर क्या करते हैं, है ना, उनके कारणों का क्या करते हैं, आप वहां पे आरोपण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ऐसा इसलिए वजह से हो रहा है या ऐसा इस वजह से हो रहा है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इसी को हम कहते हैं गुणारोपण। ठीक है, यानी कि आपका एट्रीब्यूशन। ठीक है, एट्रीब्यूशन क्या है, गुणारोपण क्या है, कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई व्यक्ति व्यवहार क्यों कर रहा है ना, उसके पीछे के जब हम कारण के ऊपर क्या करते हैं, हम आरोपित करते हैं उसको, उसके गुणों पे हम आरोप लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो वो देखेंगे आगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गुणारोपण, यानी कि एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका छवि निर्माण और आपका गुणारोपण, ये दोनों किससे प्रभावित होते हैं, आपकी अभिवृत्तियों से। ठीक है, आपके जो एटीट्यूड्स है इनसे प्रभावित होते हैं छवि निर्माण और आपका ये गुणारोपण। ठीक है, ऑल राइट, एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था किसके बारे में, आपने देखा था सामाजिक सुकुरीकरण। सामाजिक सुकुरीकरण के अंदर मिस्टर ट्रिपलेट जी ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि हमारा जो निष्पादन है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है किसकी वजह से, जब समाज में दूसरे लोग हमको देखते हैं तब। ठीक है, हमारे निष्पादन में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुकुरीकरण, यानी कि सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है कि
दूसरे के उपस्थित होने से हमारे क्या होगा, हमारे निष्पादन में सुधार होगा। निष्पादन, आपके परफॉर्मेंस में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे आपका सामाजिक सुकृतीकरण। सामाजिक सुकृतीकरण यानी कि आपका सोशल फैसिलिटेशन। और मान लीजिए जस्ट इसका क्या होगा, सुधार नहीं होगा, ठीक है, या फिर कम होगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आपका सामाजिक अवरोध। अवरोध मालूम है ना क्या होता है, किसी चीज को रोकना, इसको हम कहते हैं इनहिबिशन। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, कि यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी। ये जो रिंकी नाम की लड़की है क्या कर रही है, यहाँ पे ये डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। ठीक है, अब बनी बात है, ये नृत्य कर रही है, इसके सामने क्या बैठे हैं, इसके सामने बैठे हैं यहाँ पे दर्शक। ठीक है, यानी कि अब ये जो अपना ग्रीन रूम होता है या फिर जो रिहर्सल रूम होता है ना, रिहर्सल रूम में जब ये थी तो ये क्या थी, ये एकल थी या अकेले थी, है ना, अकेले डांस किया करती थी, वहां पे प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही ये कहाँ आती है, ये स्टेज के ऊपर आती है, तो अभी किसके सामने आ जाती है, ये समाज के सामने आ जाती है। अकेले थे, घर में थे, और फिर अब स्टेज के ऊपर आ गए, यानी कि एक समाज के सामने आ गए। और समाज में कौन है यहाँ पे, उसके सामने दर्शक बैठे हुए हैं, हर उम्र के, हर वर्ग के, ठीक है, हर अलग अलग चीज के यहाँ पे दर्शक बैठे हुए हैं, जो किसको मतलब है उनसे, उनको मतलब है यहाँ पे नृत्य देखने से। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए अब इस महिला ने, इस रिंकी नाम की लड़की ने क्या किया है, इसकी खूब प्रैक्टिस की है ना, बहुत ज्यादा इसकी क्या की है, प्रैक्टिस की है। तो अब क्या होगा, इसने खूब प्रैक्टिस की है और इसको क्या आ गया है, इसको कॉन्फिडेंस हो गया है। इसने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है एक ही डांस के स्टेप की, ठीक है, जितने भी स्टेप्स होते हैं डांस के अंदर, पूरे गाने की, 4 मिनट के गाने की उसने लगभग 500 बार प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, 500 बार प्रैक्टिस कर ली है। और अब क्या होगा, जब ये स्टेज पे जाएगी परफॉर्म करने के लिए, तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा समाज, जो इसको क्या कर रहा होगा, इसको देख रहा होगा। ठीक है, समाज इसको देख रहा होगा, तो इसको क्या कर लेगा, इसने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब इससे क्या होगा, दूसरों के उपस्थित होने से, समाज के उपस्थित होने से क्या होगा, ये और अच्छे से प्रदर्शन करेगी। यानी कि इसका जो कार्य निष्पादन है, कार्य निष्पादन क्या है इसका, परफॉर्मेंस, तो इसके परफॉर्मेंस में क्या होगा, इसका निखार आएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये पहले 80% अच्छा डांस कर रही थी, तो दूसरों के उपस्थित होने से क्या होगा, ये 85% तक पहुंच सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सामाजिक सुकृतीकरण, यानी कि दूसरे के उपस्थित होने से हमारे प्रदर्शन में सुधार। इसी का जस्ट अपोजिट बात करेंगे हम। मान लीजिए लड़की ने 2 दिन पहले इसको बताया गया है कि अब क्या हो गया, आपको डांस करना है स्टेज के ऊपर। ठीक है, इसने मान लीजिए 20 बार ही प्रैक्टिस की है और बीच बीच में ये स्टेप्स भी भूल जाती है। तो अब क्या होगा, उसका यहाँ पे अब होगा सोशल इनहिबिशन। समाज तो आएगा, समाज का काम है आना, ठीक है, उसको तो पैसे दिए है, उसको टिकट देके उस वहां पे शो देखना है। तो अब ये क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, वहां पे कम होगा। समाज को देख के वो क्या करेगी, थोड़ा सा हो सकता है स्टेज पे जाके घबरा जाए, और ये सारी बातें हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसके, आपके सोशल इनहिबिशन का। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, सामाजिक अवरोध, कि दूसरों को देख के आप क्या होंगे, आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, ये होता है आपका सामाजिक अवरोध, और ये होता है आपका सामाजिक सुकृतीकरण। इसे हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे बात करनी है हमको, किसके बारे में, हमको बात करनी है प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में। आपसे सीधा सीधा नेट ये सवाल पूछ लेता है कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन आपको मालूम हो तो काफी काम आपका आसान हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं समाजोपकारी व्यवहार, या फिर आपका समाजोन्मुख व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है चीजें, वो भी हम देखेंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि हमको क्या करना है, अब व्यवहार की हमको व्याख्या करना है। व्यवहार की व्याख्या। आप अपने घर में बैठे हैं, आपकी माताजी या आपके पिताजी, बाहर कोई मान लीजिए सेल्समैन आया है,
ना, उससे अलग व्यवहार करते होंगे। बाहर कोई भिखारी आता है, उससे अलग व्यवहार करते होंगे। आपका मित्र आता है तो उससे अलग व्यवहार करते होंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीनों केसेस में क्या हो रहा है, हमको व्यवहार अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये सोचने में लग जाते हैं, उन कारणों के पीछे हम लग जाते हैं कि ऐसा सामने वाला व्यक्ति जो है, उपस्थित व्यक्ति जो है हमारे सामने, वो इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम दो चीजों को लेते हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका छवि निर्माण, और दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा बताया था आपका गुणारोपण। गुणारोपण आपके लिए मोस्ट आईएमपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें, यानी कि आपका एट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। छवि निर्माण की बात करें तो ये क्या है आपका, ये है आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन। वो लाइन आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, एक बार जो हम व्यक्ति को फर्स्ट इंप्रेशन में देख लेते हैं, वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है ना, जैसा भी है वो, हम क्या मान के चलते हैं, वो उसी प्रकार का व्यक्ति होगा। ठीक है, आपके हमारे सभी के साथ ये क्या होता है, ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर ये क्रिया होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम पहली बार में ही क्या कर लेते हैं, उनकी छवि का हम निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले बात करेंगे हम छवि निर्माण के बारे में। छवि निर्माण, इंप्रेशन फॉर्मेशन होता किस प्रकार से है। लास्ट सीरीज में हमने देखा था प्रत्यक्षण के बारे में, यानी कि आपके परसेप्शन के बारे में। ठीक है, ओके। तो वही प्रत्यक्षण जो है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षण कर्ता हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन हो गया आपका, परसीवर, जो क्या कर रहा है, चीजों को परसीव कर रहा है, यानी कि आप क्या हुए, आप प्रत्यक्षण करता हुए। ठीक है, और जिसकी छवि का निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लक्ष्य, यानी कि टारगेट। ठीक है, मान के चलिए आप जो है किसकी छवि का निर्माण कर रहे हैं, आप यहाँ पे अमिताभ बच्चन की छवि का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या हुए, प्रत्यक्षण करता हुए, और जो लक्ष्य है अमिताभ बच्चन, वो क्या हुआ, आपका लक्ष्य हुआ, यानी कि आपका टारगेट हुआ। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ प्रत्यक्षण करता है आप, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके टारगेट अमिताभ बच्चन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको छवि का निर्माण करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनके बारे में आप सूचना एकत्रित करेंगे। ठीक है, कौन है, कहाँ से, क्या है, किस प्रकार से, है ना, और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स देंगे, जो भी चीजें करेंगे आप। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करेंगे, अंत में क्या करेंगे, आप लक्ष्य के बारे में आप निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी पिक्चर की, कौन कौन से ऐड किए ना, उन सब के मुताबिक आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप लक्ष्य यानी कि आपके टारगेट के बारे में क्या करेंगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्टर जो है ये इस प्रकार का व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ओके। लेकिन अब देखिए क्या होता है, सेकेंड टाइम जब आप गुणारोपण करेंगे, जब आप एट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, किसका, आपके टारगेट का। ठीक है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक्टर है, ये जो लक्ष्य है आपका, इसने किसी व्यवहार को क्यों किया। ठीक है, किसी व्यवहार को इन्होंने क्यों किया, ये जानना हम चाहते हैं, किसके अंदर, एट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, छवि निर्माण, और उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, एट्रीब्यूशन में पहुंचेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके व्यवहार के पीछे आपने ऐसा विशिष्ट व्यवहार क्यों किया, इसके पीछे हम क्या करेंगे, इसके पीछे हम एट्रीब्यूशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो लक्ष्य था अमिताभ बच्चन, उनके व्यवहार के लिए क्या देना है आपको, उनके व्यवहार के लिए आप क्या देंगे, कारण देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मुख्य बात क्या है कि आप कोई भी पर्टिकुलर व्यवहार के बारे में आप क्या बताएंगे, कारण बताएंगे। ठीक है, रमेश ने सुरेश को क्या किया, यहाँ पे उसको मारा, इसके पीछे क्या बताएंगे आप, ये आप हैं, मतलब ये टारगेट है आपका, तो क्या बताएंगे, इसके पीछे का आप कारण बताएंगे, है ना, यानी क्या करेंगे, आप गुणारोपण करेंगे, वहां पे गुणारोपण की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, हम बात करेंगे अब छवि निर्माण में के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले होगा आपका चयन, आपका सिलेक्शन, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन, और क्या होगा, आपका अनुमान। ठीक है,
इसके अंदर आप ये 3 चीज करेंगे छवि निर्माण के लिए के दौरान। ठीक है, तो आपका जो लक्ष्य व्यक्ति है आपका, उसके बारे में क्या करेंगे आप, उसके बारे में आप चयन करेंगे और सूचनाएं लेंगे, है ना। जो भी सूचनाएं आपके पास एकत्रित होंगी उनको आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं सूचनाओं का क्या करेंगे आप, उन्हीं सूचनाओं का नंबर सेकेंड स्टेप आप करेंगे संगठन, है ना, उनको जोड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, वहां पे संगठन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अंत में क्या करेंगे आप, छवि निर्माण में आप अनुमान लगाएंगे कि अच्छा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक है, ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ये आप अनुमान लगाएंगे सबसे अंत में। ठीक है, तो छवि निर्माण की 3 हम कह सकते हैं उप प्रक्रियाएं, यानी कि आपकी प्रोसेसेस क्या होंगी। सबसे पहले होगा आपका चयन, जो टारगेट है आपका, लक्ष्य है आपका, उसका क्या करेंगे आप, सिलेक्शन करेंगे। फिर क्या होगा, सूचना करेंगे, संगठन करेंगे सूचनाओं का, और फिर अंत में क्या करेंगे आप, अंत में करेंगे आप उसका अनुमान। ठीक है, ओके, जैसे मान के चलिए आपका टारगेट है जेआरएफ। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जेआरएफ, उसका क्या किया आपने, चयन किया और जेआरएफ के बारे में आपने सूचना एकत्रित की, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सा पेपर होता है, पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, ये सब चीजें आपने क्या किया, और फिर इनको ऑर्गेनाइज किया आपने, संगठन किया, और फिर क्या किया आपने, उसका अनुमान लगाया कि मैं इस तरह से संगठन के दौरान भी आपने क्या किया, इस प्रकार से तैयारी करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, और अंत में क्या किया आपने, अनुमान कि हाँ मैं जेआरएफ निकाल लूंगा, ये आप निष्कर्ष पे पहुंचे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। ये था आपका किसके बारे में, आपका था इंप्रेशन फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि छवि निर्माण। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, हम बात करेंगे एटीट्यूड, यानी कि आपका गुणारोपण। गुणारोपण में क्या करना होता है हमको, जो गुण है उनको क्या करना होता है, आरोपित करना होता है। आरोपित से अर्थात आपको क्या बताना होता है, वहां पे कारण बताना होता है इस पर्टिकुलर गुण के लिए। ठीक है, ओके, तो ये था आपका संधि विच्छेद। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड की बात करेंगे, सॉरी यहाँ एटीट्यूड नहीं, एट्रीब्यूशन। ठीक है, एट्रीब्यूशन गुणारोपण की जब भी हम बात करेंगे तो उसके पीछे क्या बताएंगे हम बताएंगे वहां पे रीजन, है ना, कारण क्या है। तो जैसा हमने देखा वहां पे क्या था, छवि निर्माण में भी एक क्रम चला, पहले चयन का, फिर संगठन का, और इस प्रकार से यहाँ पे भी ये होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके पीछे का कारण जानेंगे हम। इसके लिए हम जानते हैं 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 कारक होंगे। ठीक है, पहला हो सकता है आपका आंतरिक, और दूसरा हो सकता है आपका बाह्य, है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जैसा यहाँ पे कौन था, रमेश था, इसने क्या किया, इसने सुरेश को मारा। अब क्या करेंगे, इसका आप एट्रीब्यूशन देंगे, इसका गुणारोपण करेंगे कि रमेश ने सुरेश को क्यों मारा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे बैठ के देखा, यहाँ पे बैठ के आपने देखा कि रमेश ने सुरेश को मारा। इसके अंदर क्या आप बोलेंगे कि रमेश किस प्रकार का आदमी है या व्यक्ति है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। ठीक है, एग्रेसिव है, तो ये कौन से कारक में आएगा, आंतरिक में या बाह्य में, ये आएगा आपका एग्रेशन आपके आंतरिक कारक में, कि रमेश उग्र है, इस वजह से उसने क्या किया, सुरेश को मारा। ठीक है, ओके, फिर आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, सुरेश ने पहले क्या किया था, रमेश का 100 रुपए लेके भाग गया था। ठीक है, तो इसलिए रमेश ने सुरेश को मारा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप, अब क्या है ये बाह्य कारक है ना, बाह्य कारक की वजह से क्या हुआ, रमेश ने सुरेश को मारा। ठीक है, तो अगर एट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आंतरिक कारक होता, रमेश का आंतरिक कारक क्या है कि वो गुस्सैल है। ठीक है, ये कौन सा हुआ, ये हुआ उसका आंतरिक कारक। और बाह्य कारक कौन सा हुआ, बाह्य कारक हुआ कि सुरेश ने उसके पैसे लिए थे या उसको धक्का दिया था, जो भी कारण हो, है ना, इस वजह से रमेश ने सुरेश को मारा। ठीक है, तो ये हुआ बाह्य कारक और ये हुआ उसके आंतरिक कारक के कारण। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफलता की। ठीक है, जब आदमी क्या होता है, सफल होता है, तो उसका वो गुणारोपण कैसे करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 फैक्टर्स काम करेंगे आपके, यहाँ भी आंतरिक कारक रहेंगे और यहाँ भी बाह्य कारक रहेंगे। ठीक है, ओके, तो अधिकतर ये देखा गया है कि हमारे जो आंतरिक कारक होते हैं
ठीक है, उनको आपके जो बाह्य कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, तो हम इसमें से अधिक महत्व किसको देंगे? हम देंगे अधिक महत्व इसको। आपके आंतरिक कारक को हम क्या देते हैं? हम अधिक महत्व देते हैं एज कंपेयर टू आपके बाह्य कारक। ठीक है, तो आप रमेश सुरेश के एग्जाम्पल में जाइए कि सुरेश ने रमेश को धक्का दिया था, ये क्या था? बाह्य कारक था। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया? आपने बोला कि नहीं, रमेश गुस्सैल है। ठीक है, तो आपने किस पे जोर दिया? आपने आंतरिक कारक के ऊपर जोर दिया। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी कि मूल गुणारोपण त्रुटि। तो आपके इसी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूल गुणारोपण त्रुटि के अंतर्गत क्या होता है? जब आप आंतरिक कारकों को क्या करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उनको आप जोर देते हैं एज कंपेयर टू बाह्य कारक। ठीक है, लेकिन एक शोध में ये मालूम पड़ा है कि जो भारतीय होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बाह्य कारक की ओर क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके जोर देते हैं गुणारोपण करने के दौरान। ठीक है, उनको लगता है ठीक है आंतरिक फैक्टर होगा, लेकिन जो भारतीय लोग हैं किस पे ज्यादा, ऐसा शोध ने बताया है, ठीक है, किस पे ज्यादा करते हैं? बाह्य कारक के ऊपर। लेकिन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस बाइस भी कहते हैं हम, और क्या कहते हैं, और कहते हैं इसको एट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो सवाल में जो आएगा उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेंगे वहां पे। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? गुणारोपण प्रभाव भी कह सकते हैं, है ना, मूल गुणारोपण त्रुटि भी है, और ये करस्पॉन्डेंस बायस भी है। इसके अंदर क्या होगा, हम आंतरिक कारकों को क्या कहेंगे, आंतरिक कारकों को क्या करेंगे हम यहाँ पे जोर देंगे। आंतरिक कारकों को क्या करेंगे हम? जोर देंगे, है ना, अपेक्षाकृत किसके? अपेक्षाकृत किसके? आपके बाह्य कारकों के, यानी कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हम किसको जोर देंगे? हम जोर देंगे आंतरिक कारकों को। ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है एक किसका? ये आपका एग्जाम्पल है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का, यानी कि आपका मूल गुणारोपण त्रुटि। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये आप हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी आई एम लेट, देयर वॉज ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से मैं क्या हुआ, मैं यहाँ पे पार्टी में आने में लेट हुआ, या मूवी में आने के लिए लेट हुआ। जिस वजह से क्या हुआ, इनकी मूवी छूट गई, ये पार्टी नहीं कर पाए। तो ये क्या बोल रहे हैं? यू आर फ्लॉड एज अ ह्यूमन, आप तो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं हो। ठीक है, आप लेट होते हो हमेशा। और फिर एक्सक्यूज मी ऐसे करके इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या देखा है इन्होंने? इन्होंने आपके आंतरिक कारक को नहीं देखा। ठीक है, सॉरी, इन्होंने आपके बाह्य कारक को नहीं देखा, इन्होंने किसको देखा? आपके आंतरिक कारक को देखा। ठीक है, कि आप तो हमेशा ही ऐसा करते हो, आप तो पर्सन ही नहीं हो, इस प्रकार की चीजें। लेकिन बाह्य कारक क्या था आपका? बाह्य कारक ये था इनके लिए कि आपका ट्रैफिक में फंसे थे, आप ट्रैफिक की वजह से लेट हुए आप। ठीक है, आप लेट यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हुए। ट्रैफिक क्या था? बाह्य कारक था, है ना। और आंतरिक कारक क्या था? कि आप तो हमेशा लेट ही होते हो। ठीक है, आंतरिक। तो किस पे जोर दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने जोर दिया आपके आंतरिक कारक के ऊपर। ठीक है, और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के अंदर, आपके करस्पॉन्डेंस बायस के अंदर हमने क्या देखा कि आप आंतरिक कारकों को जोर देंगे एज कंपेयर टू आपके बाह्य कारकों को। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं आपका मूल गुणारोपण त्रुटि। जरा इसको समझते हैं। गुणारोपण जानते हैं आप क्या होता है? ये होता है आपका एट्रीब्यूशन, एंड त्रुटि मीन्स क्या होती है? एरर। अब यहाँ पे देखिए समाज में किस प्रकार से एरर होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? मूल फंडामेंटल गुणारोपण त्रुटि, यानी कि मूल गुणारोपण त्रुटि आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एरर क्यों हो रहा है यहाँ पे? त्रुटि क्या हो रही है? त्रुटि यह हो रही है समाज से कि आपका आंतरिक कारक उनको देखना था, सॉरी आपका बाह्य कारक उनको देखना था। ठीक है, बाह्य कारक उनको देखना था कि ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो गए। लेकिन त्रुटि क्या की उन्होंने? त्रुटि की आपकी कि आपके आंतरिक कारक को उन्होंने देखा।
कि आपकी तो आदत ही है, आप आलसी हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के ऊपर वो क्या करते हैं, वो सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और किसी आपके, मान लीजिए आप, एक व्यक्ति है जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके घर में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको यहाँ से फोन किया, ठीक है, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, ठीक है, नेट का, आप 10 मिनट लेट चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम शुरू हो चुका है, आप फटाफट भाग रहे हैं, इन्होंने क्या किया, आपको फोन किया और आप चला रहे हैं वहां पे गाड़ी, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जब फोन करेंगे, इन्होंने फोन किया और आपने इनका क्या फोन कर दिया, आपने इनका फोन काट दिया, आपके जीवन के सबसे बड़े गलती, 3 घंटे के बाद जो आपका हाल होने वाला है वो आप ही जाने, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उनका फोन काट दिया। तो अब देखिए त्रुटि क्या हो रही है यहाँ पे, अब ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप आलसी हैं, ठीक है, आपको डांट का कोई कोई काम बोला था आपको, आपको नहीं करना, तो आप डांट से बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके आंतरिक कारक के ऊपर। आंतरिक कारकों को क्या करेंगे, ये दोष देंगे, यानी कि एट्रीब्यूट करेंगे, है ना, आपकी गुणारोपण करेंगे आपके आंतरिक कारक के ऊपर। लेकिन असलियत क्या थी कि आप लेट हो रहे थे, बाह्य कारक क्या था आपका कि आप लेट हो रहे थे, इस वजह से आपने उनका फोन काटा, है ना, लेकिन वो किस पे देंगे, आंतरिक कारक पे दोष देंगे कि आप तो आलसी हो, या आप कामचोर हो, या जो भी बातें हैं वो आपको बोलेंगे, रिस्पेक्टेड है, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो जो भी बातें होंगी वो किस पे जोर देंगे, वो देंगे, दो जोर देंगे आपके आंतरिक कारक के ऊपर। उनको नहीं पता कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं या लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यही था आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूल गुणारोपण त्रुटि और करस्पॉन्डेंस बायस, ठीक है, ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। वो होगा लेक्चर नंबर 03।